उत्तराखंड में सुबह 5 बजे विधि विधान से खुले केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिर में भक्तों के दर्शन पर रोक। कल बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। गुजरात के अमेरी में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 4.5 मापी गई रिक्टर स्केल पर तीव्रता। नुकसान की कोई खबर। कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी की पीएम मोदी को चिट्ठी। लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों को हर महीने 6,000 देने की अपील। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, देश में सर्वाधिक कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना यूपी। औसतन 2.5 लाख जांच रोजाना। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का आज दौरा करेंगे। तो ये 2 जिले हैं जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और इसी के साथ कोविड कमांडर सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। हाँ, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का आज दौरा करेंगे। यूपी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कोविड कमांडर सेंटर का आज निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। तो आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का आज दौरा करेंगे सीएम। यूपी से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। कोविड कमांडर सेंटर का आज निरीक्षण करेंगे सीएम। तो यूपी से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ये 2 जिले हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोविड कमांडर सेंटर का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ अधिकारियों के साथ अहम मुद्दे पर बैठक भी करेंगे। आज कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आज 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। यूपी से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान पूर्वक मंचोतारण के साथ आज सोमवार को मेष लगन में सुबह 5 बजे खुल गए हैं। तो यहाँ आज बताया जा रहा है कि मंचोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ आज कपाट खुल गए हैं। तो यहाँ कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 3 बजे से शुरू हुई और केदारनाथ धाम में पहला रुद्राभिषेक पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। तो यहाँ पूजा में जल कल्याण की कामना की गई। और बता दें कि रावल भीमाशंकर मुख्य पुजारी बागेशलिंग देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मनोज गोयल ने पूर्व द्वार से मुख्य प्रांगण में प्रवेश किया और फिर इसके बाद मुख्य द्वार पर पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चार के बाद ठीक 5 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए और फिर निर्माण दर्शनों के बाद श्रृंगार रुद्राभिषेक पूजा की गई। और ऐसे में कोरोना महामारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित है और यहाँ धामों में केवल पूजा पाठ हो रहा है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं और यात्रियों को आने की इस दौरान अनुमति नहीं होगी और केदारनाथ के कपाट खुलते समय पूजा पाठ से जुड़े चुनिंदा लोगों को ही
आने दिया जाएगा। तो यहाँ केदारनाथ धाम में मौसम सर्द है और ऐसे में मंदिर से कुछ दूरी पर बर्फ भी मौजूद है। रास्ते में कहीं कहीं हिमखंड नजर आ रहे हैं और यहाँ कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 11वीं ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं। तो आज सुबह 5 बजे ये द्वार खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड के केदारनाथ से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कपाट खोलने की प्रक्रिया सुबह 3 बजे से शुरू हुई और केदारनाथ धाम में पहली रुद्राभिषेक पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। पूजा में जल कल्याण की कामना भी की गई और इसी के साथ बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम के कपाट भी खुले हैं और ऐसे में आज सुबह 5 बजे ये कपाट खोल दिए गए हैं। फिलिस्तीनी रॉकेट हमले की चपेट में आकर इजराइल में जान गंवाने वाले सौम्या संतोष को रविवार को किरीथोदू के एक ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया और इस दौरान कोविड-19 बचाव नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ वरिष्ठ पादरी फादर जोस प्लाचिकल ने कहा कि सौम्या के अंतिम संस्कार की रस्में किरीथोदू के नित्य सहाय माता गिरजाघर में की गई और इस दौरान सायरो मालाबार गिरजाघर प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी का एक संदेश पढ़ा गया और इससे पहले कोविड संबंध बचाव नियमों का पालन करते हुए लोगों ने सौम्या के आवास पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें स्थानीय लोगों और नेताओं के अलावा दक्षिण भारत में इजरायल के राजनयिक जोनाथन जादका ने भी सौम्या के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ सौम्या संतोष का पार्थिव शरीर शनिवार को कोची लाया गया था। सौम्या के संबंधितों और विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए नई दिल्ली से यहां लाए गए शव को रिसीव किया और शव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ देर तक हवाई अड्डे पर रखा गया। तो यहाँ इडुक्की के सांसद डीन कुरियाकोस, विधायक पीटी थॉमस और भाजपा के वरिष्ठ नेता एएन राधाकृष्णन शव लाए जाने के समय हवाई अड्डे पर मौजूद थे और ऐसे में बाद में शव को इडुक्की जिले में सौम्या के गांव ले जाया गया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा पर भारत ने रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भारत ने हिंसा की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कहा कि हम दोनों पक्षों में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील करते हैं। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा पट्टी में होने वाले रॉकेट हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, साथ ही दोनों देशों से तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। तो परिषद की अपनी मीटिंग में भारत का पक्ष रखते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने और तनाव बढ़ाने वाले कार्रवाई से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास के मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से परहेज करने का आग्रह करते हैं। तो यहाँ सूत्रों के मुताबिक और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना महामारी के बीच देश के सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने साइंटिफिक एडवाइजर ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, शाहिद जमील ने कल भारतीय SARS कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। हालांकि अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो यहाँ आपको बता दें, डॉक्टर शाहिद जमील ने फोरम के मुख्य सलाहकार का पद आखिर क्यों छोड़ा है। तो यहाँ वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील महामारी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए खास वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के सदस्य थे और इस सलाहकार ग्रुप के ऊपर वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर शाहिद जमील को केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी थी। उन्हें केंद्र सरकार ने SARS कोविड-2 वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का प्रमुख बनाया गया था और फिलहाल उन्होंने रविवार को इस पद को छोड़ दिया है। उधर DRDO की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DZ की पहली खेप सोमवार को लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने इस महीने के शुरू में कहा कि कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो अधिकारियों ने बताया कि DRDO के मुख्यालय में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्री इस दवा की पहली खेप को लॉन्च करेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने मुंह से लेने वाली इस दवा को कोरोना मामलों में बेतहाशा विधि को देखते हुए आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी और इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया है। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, श्रीनगर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में फिर एक बार मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि खानमो इलाके में ये मुठभेड़ शुरू हुई है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो खानमो इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां मुठभेड़ शुरू हो गई है। तो एक बार फिर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर, खानमो इलाके में ये मुठभेड़ शुरू हुई है। एक बार फिर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल इस वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। खानमो इलाके में शुरू हुई है ये मुठभेड़। तो लगातार मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि श्रीनगर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ शुरू हो गई है और खानमो इलाके में ये मुठभेड़ शुरू हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है। हालांकि कुछ दिन पहले भी मुठभेड़ जारी थी। तो आज फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर, पुलिस और सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो खानमो इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है जहां मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर तो श्रीनगर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और खानमो इलाके में ये मुठभेड़ शुरू हुई है और पुलिस और सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी मुठभेड़ शुरू हुई थी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़े। रविंद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में फिर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि श्रीनगर के इलाके में आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है वो आधी रात के बाद चलाया और
आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है और अभी तक रुक रुक कर दोनों ओर से गोलीबारी जो है वो जारी है। हालांकि पाकिस्तान ने सीज फायर का घोषणा की हुई है, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल। आतंकियों को इस पार और भेजने की फिराक में रहता है। और कल भी जम्मू के कर्नाटक इलाके में एक ड्रोन देखा गया था, उससे पहले सांबा में ड्रोन ने हथियार गिराए थे। तो इसी प्रकार जम्मू संभाग में फिर से आतंकियों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं श्रीनगर में जो आतंकी हैं उनको पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों क्या का है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि घाटी के अंदर अपनी वारदातों को अंजाम दे, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस रहते हैं। और यही वजह की समय रहते रहते जब इनको इनपुट्स मिलता है सुरक्षा बलों को तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आज सुबह भी श्रीनगर के इलाके में जानकारी मिली थी और उसके बाद अभी तक एनकाउंटर जो है वो जारी है। जी रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन किस तरीके का चल रहा है? जैसा कि आपने बताया कि कल रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ग्रुप, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है, जो आतंकवाद का निरोधी जो दस्ता है, उसकी टुकड़ियां काम करती हैं। सेना और सीआरपीएफ जो है, ये तीनों अंग मिलकर जो भी इनपुट्स मिलते हैं आतंकियों के बारे में उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करते हैं। जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि आतंकी इस इलाके में मौजूद है तो आतंकियों पर कार्रवाई जो है की गई। और जब घेरा कड़ा होता देखा आतंकी ने फायरिंग की तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी तक जो है सफलता नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। यही वजह है कि आतंकी बहुत ज्यादा भुखलाए हुए हैं। कल भी एक आईडी जो है वो बरामद हुई थी कश्मीर के इलाके में और वो उसकी मंशा साफ थी कि एक बड़ा जो है सैन्य काफिला अगर निकलता है तो उसको निशाना बनाया जाए। और यही वजह है कि आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करना सुरक्षा बलों के लिए लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो निहत्थे लोगों पर जो है अपना निशाना बनाते हैं। निहत्थे लोगों को, खास करके सेना के जो जवान है उनको निशाना बनाया जाता है। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में फंसे नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को क्राइम ब्रांच ने रविवार को गिरफ्तार किया और ऐसे में कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसे वहां से राहत नहीं मिली थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कालरा ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। तो यहाँ याचिका ने उसे दावा किया कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन कोर्ट ने कालरा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जरूरी है, जिसके बाद फरार चल रहे नवनीत कालरा को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि बीते दिनों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स में छापे मारे थे और यहाँ सैकड़ों की तादाद में कंसंट्रेटर्स बरामद किए गए थे। और इस दौरान खान चाचा रेस्टोरेंट, लोधी कॉलोनी स्थित नेगे जू रेस्टोरेंट में भी छापा मारा गया और इस दौरान रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा यहाँ बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है और यहाँ से बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। नवनीत कालरा को इन सब का मास्टरमाइंड माना गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर कोरोना वैक्सीन प्लानिंग को लेकर निशाना साधा है। तो यहाँ यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से संयुक्त राष्ट्र में एक चर्चा में भारतीय प्रतिनिधि के भारत का एक वीडियो क्लिप फीड किया है। तो यहाँ आपको बता दें, इस वीडियो में भारतीय प्रतिनिधि यूएन में वैक्सीन कूटनीति पर बात कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने 16 मई को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को एक्सपोज करने वाला 10 सेकंड का वीडियो यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को ये जानकारी दी है कि भारत ने अपने स्वयं के लोगों की तुलना में विदेशों से अधिक वैक्सीन भेजी है। मोदी अब सही मायने में एक विश्व नेता है और भारतीयों को नरक में जाने के लिए छोड़ दिया है। तो
तो यहाँ बताया जा रहा है क्लिप मार्च में आयोजित UNGA अनौपचारिक बैठक में भारत में UNNY हैंडल से किए गए एक ट्वीट में ली गई थी और जब भारत कोविड-19 टीकों के लिए समान वैश्विक पहुंच पर राजनीतिक घोषणा के आरंभकर्ताओं में से एक रूप में बैठक में भाग ले रहा था। तो क्लिप में भारतीय प्रतिनिधि नागराज नायडू भारत के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में उपस्थायी प्रतिनिधि क्षेत्र में देश के योगदान के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर कोरोना संक्रमण पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है और कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हमने कुछ गलतियां और लापरवाही की है। हमने इन सब से सबक सीखे हैं, उसे याद रखना है कि ताकि तीसरी लहर की आशंका ना रहे। जहाँ 30% तक के संक्रमण दर था, वहीं आज केवल 12% रह गई है। आने वाले दिनों में यह और नीचे आएगी। उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बिलासपुर में भी स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले पहले चरण में और दूसरे चरण में कुछ गलतियां हुई थी, कुछ लापरवाहियां हुई थी, उसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे देश ने चुकाई है। हमने भी सबक सीखे हैं, उसे याद रखना है ताकि तीसरी लहर की आशंका ही न रहे। पूरे प्रदेश में टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। टीकाकरण के बाद हम मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे सावधानियों को नहीं भूलना है। कोरोना संकट ने हमारे सामने आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी की है, लेकिन इन चुनौतियों से भी निपटने में छत्तीसगढ़ सक्षम है। हम लोगों ने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया है। तमाम अवरोधों के बाद भी हम अपने उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने शुरू से ही ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इन योजनाओं के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। कोरोना काल में हम लोगों ने मितव्ययता बरतने का संकल्प जरूर लिया है, लेकिन मितव्ययता से हमारा आशय गैर जरूरी खर्च पर अंकुश लगाना है। नया रायपुर में नए राजभवन, नए सीएम हाउस सहित अनेक ऐसे निर्माण कार्य हमने रोक दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मई यानी कि आज राज्य के शिक्षा सचिवों से बातचीत करेंगे। राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक सुबह लगभग 11 बजे वर्चुअल मोड में होगी और इस बैठक का मकसद कोविड-19 की समीक्षा करना और शिक्षा नीति सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा करना है। तो यहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट कर सूचित किया कि मैं 17 मई 2021 को सुबह 11 बजे राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक में भाग लूंगा। तो यहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने आगे लिखा कि बैठक का उद्देश्य कोविड स्थिति, ऑनलाइन शिक्षा की समीक्षा करना और NEP के आसपास काम करना है। शिक्षा मंत्री ने ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो राज्य के शिक्षा विभागों द्वारा कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करेगी। तो इसके साथ ही वो इस पर भी चर्चा करेंगे कि महामारी के दौरान सामने आ रही तमाम चुनौतियों के बावजूद स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन शिक्षा कैसे जारी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले के विरोध में बिहार के गोलबंदी तेज होने लगी है। तो यहाँ बता दें कि चंपारण के बीजेपी नेताओं और आम लोगों में यूपी सरकार के फैसले से बेचैनी और नाराजगी है। विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैनल का निर्माण कर नदी की मुख्य धारा को बदलने का विरोध किया है और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान
सचिव को पत्र लिखकर चैनल निर्माण कार्य बंद कराने का अनुरोध किया। तो यहाँ विनय बिहारी ने इस मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी है। अरब सागर से उठा समुद्री तूफान तोकते केरल, कर्नाटक और गोवा के तटवर्ती इलाके में तबाही मचाते हुए रविवार को आगे बढ़ गया है और इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा से सैकड़ों घर उजड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि हजारों लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है और ऐसे में तूफान से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ के साथ नौसेना और वायुसेना भी मुस्तैद है और बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ ने अपनी टीमों की संख्या 53 से बढ़ाकर 100 कर दी है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि ये टीम केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में कूच के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि इस तूफान से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो यहाँ कुछ राज्य हैं जहां तटीय क्षेत्रों में कूच के लिए तैयार हैं और ऐसे में केरल और कर्नाटक में तूफान से तबाही मची है और ऐसे में आगे भी तबाही मच सकती है। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई जिले ऐसे हैं जहां हाई अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान तोकते के बीच गुजरात में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरली राजूला के पास सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है और ऐसे में तूफान तोकते को लेकर तटीय इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं अयोध्या नगर निगम को जर्मनी में बनी सैनिटाइजर मशीन की सौगात मिली है और इस मशीन से बिल्डिंगों, दफ्तरों और धार्मिक स्थलों को सैनिटाइजर करने में काफी आसानी होगी और ऐसे में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इसको ट्रैक्टर ट्राली में रखकर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसकी जानकारी देते हुए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि हैंड सैनिटाइजर मशीन से शहर को सैनिटाइजेशन करना मुश्किल हो रहा था और जिसके लिए जर्मनी से प्रेशर सैनिटाइजेशन मशीनें मंगवाई गई हैं और अब इस मशीन से शहर को सैनिटाइज करना आसान होगा। शहर के अस्पताल, सभी बिल्डिंग, सार्वजनिक स्थलों और अयोध्या धाम के धार्मिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ आयुक्त विशाल सिंह ने आंशिक लॉकडाउन में खुली दुकानों के मालिकों से अनुरोध किया कि वे अपनी दुकानों के सामने डस्टबिन रखें और ऐसे में कूड़ा उसी में ही डालें। नगर निगम की गाड़ियां आएंगी और डस्टबिन से कूड़ा उठाकर ले जाएंगी। सैनिटाइजेशन का जो अभियान है इसको हम लोग लगातार इसकी जो व्यापकता है उसको बढ़ाने पर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हैंड हेल्ड जो मशीनें हैं उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पूरे शहर का सैनिटाइजेशन संभव नहीं है और हमारा क्षेत्र चूँकि बड़ा है तो इसलिए हम लोग मैकेनाइज्ड तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं। ट्रैक्टर में लगी हुई जेट मशीन्स के अलावा हम लोगों ने अभी जर्मनी से मशीन इंपोर्ट करी है, जैसा आप लोग देख सकते हैं इस समय। तो उस मशीन को ट्रक पे माउंट करके हम लोग लगातार बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं और मैकेनाइज सैनिटाइजेशन हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हानिकारक नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग मशीनों का उपयोग करें और बेहतर सैनिटाइजेशन व्यवस्था लोगों को दे पाएँ। जिस तरह मेडिकल स्टोर के बाहर जो डस्टबिन की बात की जाए तो आप फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।